अस्सलाम वालेकुम। हुकूमत ने आज अपनी एक साला कारकर्दगी के ऊपर एक रिपोर्ट जारी कर दी। प्राइम मिनिस्टर ने बड़े बड़े दावे भी किए। पिछले एक साल के ऊपर अगर आप नज़र डालें तो दो तीन इश्यूज़ हमारे सामने नज़र आते हैं। एक मैक्रो इकनॉमिक पिक्चर को सामने लें तो उसके अंदर बहुत ज़्यादा बदहाली उस वक्त शुरू हुई जब इमरान खान की हुकूमत के ख़िलाफ़ अदम एतमाद आया, और अदम एतमाद आने से पहले ही इमरान खान ने एक पॉपुलर डिसीजन लिया कि फ्यूल प्राइसेस जो थी उसको 10 रुपये फ़ी लीटर कम कर दिया। जब आप IMF के साथ एग्रीमेंट में हो तो आपको बिजली की 1 रुपया कीमत कम करने के लिए भी इजाज़त लेनी पड़ती है, और अगर फ्यूल प्राइसेस को भी आप ऊपर या नीचे करने की कोशिश करते हैं अपनी मर्ज़ी से उनसे पूछे बगैर तो उसके ऊपर भी वो नाराज़ हो जाते हैं। वही नतीजा हुआ और IMF का प्रोग्राम बंद हो गया। हमारा जो लास्ट ट्रांश आनी थी उन्होंने सस्पेंड कर दी और वहीं से एक क्राइसिस शुरू हो गया। फिर अदम इत्मीनान होता है, नई हुकूमत आती है, लेकिन वो क्राइसिस ख़त्म नहीं होता। मिफ्ता इस्माइल ने एक बड़ी कोशिश करके प्रोग्राम को बहाल कराया। काफ़ी जो सख्त किस्म की शराइत थी उनको माना गया। रुपया जो था डॉलर के मुकाबले में वो गिरना शुरू हो गया, और वहीं से पाकिस्तान में रियल जो क्राइसिस स्टार्ट होता है। इन्फ्लेशनरी प्रेशर, क्योंकि आपकी इकॉनमी डिपेंडेंट है इंपोर्टेड अशिया के ऊपर, तो जो चीज़ पहले आपको 200 रुपये में अगर एक फ़ोन मिल रहा था, अब वो डॉलर के मुकाबले में रुपए की कीमत 300 से भी ऊपर चली गई, तो वही आपको 300 का मिलने लगे या 3 लाख का मिलने लग गया। जैसे जैसे एक्सचेंज रेट बढ़ता है तो वैसे वैसे चीज़ों की कीमतें ऊपर जानी शुरू हो गई। इन्फ्लेशन बढ़ा तो IMF ने कहा अब आपको पॉलिसी रेट भी बढ़ाना है, वो भी चढ़ना शुरू हो गया, तो इकॉनमी बैठना शुरू हो गई। ये आगाज़ था। फिर वो प्रोग्राम रिवाइव किया मिफ्ता ने, और जो PDM की गवर्नमेंट थी वो उसको बरकरार नहीं रख सकी। दोबारा वो प्रोग्राम टूट गया और वो क्राइसिस इतना सीवियर हुआ कि यहाँ डिफ़ॉल्ट के शोर शुरू हो गए। और ये क्राइसिस रियल सेंस में इसको डीपन करने में PDM की उस गवर्नमेंट ने रोल अदा किया। एक अनसर्टन इन्वायरमेंट थी और डिफ़िकल्ट डिसीजंस लेते हुए इन्हें मुश्किलात का सामना था। ड्रैग किया डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को, उससे सूरत हाल कॉम्प्लिकेट हो गई। फिर हाथ पाँव जोड़ के IMF के बाकायदा प्राइम मिनिस्टर साहब जाके MD IMF से मिले और उस प्रोग्राम को रिवाइव करने की इस्तदा की। प्रोग्राम रिवाइव हुआ और अब सक्सेसफुली पिछले एक साल से उसके ऊपर अमल दरामद हो रहा है। ये क्रेडिट है इस मौजूदा हुकूमत को कि वज़ीर आज़म साहब जो मौजूदा हैं, ये PDM की हुकूमत में भी यही वज़ीर आज़म थे, लेकिन वहाँ पे इस प्रोग्राम पे अमल पैरा रहते हुए ये डामाडोल थे, लेकिन अब उसके ऊपर स्टेड फास्टली अमल दरामद कर रहे हैं, जिसके नतीजे में बज़ाहिर एक तासुर आता है कि मैक्रो इकनॉमिक पिक्चर आपकी बेहतर होगी। पॉलिसी रेट जो 22-23% पे चला गया था वो आपका कोई 12% के करीब आ गया। इन्फ्लेशन आपका 40% पे PDM के दौर में ही गया था, वो अब 1.5% पे लास्ट नंबर आया है। लेकिन एक्सपोर्ट्स का जो एक एरिया जिसकी वजह से हम क्राइसिस में जाके फंसते हैं, वहाँ पर वो परफॉर्मेंस नहीं है। PTI की हुकूमत में हमने $31 बिलियन की बरामदात पाकिस्तान से की थी। अभी तक दोबारा जो बेहतरीन उम्मीद यही है कि इस साल में हम $31 बिलियन ही कर पाएंगे। तो ये एक ऐसा एरिया है जो हमें बार बार मुश्किलात में ले जाता है, लेकिन हम उसका बेहतर हल तलाश नहीं कर पाते। जो रिमिटेंसेस पाकिस्तान से बाहर से सरमाया पाकिस्तान भेजते हैं अपनी फैमिलीज़ को, ओवरसीज़ वर्कर्स जो पाकिस्तान भेजते हैं, वो एक सक्सेस स्टोरी है। बहुत से लोग उसके ऊपर तनकीद करते हैं कि यहाँ से ब्रेन ड्रेन हो गया, पढ़े लिखे नौजवान यहाँ जॉब्स नहीं है, बाहर चले गए। वो एक सच्चाई है, लेकिन उसका आपको एक फ़ायदा ये है कि आपकी रिमिटेंसेस इस वक्त इस साल 30 जून तक कमो बेश प्लस माइनस $36 बिलियन की हमारे यहाँ रिमिटेंसेस आएंगी, जो इस मुश्किल हालात में पाकिस्तान को बचाने के लिए एक अगर लाइफ लाइन कहें तो वो लाइफ लाइन रिमिटेंसेस है। हमारा जो तजारती खसारा है वो $20-25 अरब से लेकर $30-35 अरब तक जाता है, और उस गैप को ब्रिज करने के लिए ये रिमिटेंसेस ना हो तो हमारे पास कोई और सूरत नहीं है। IMF तो अपना $1 अरब देने के लिए हमारे से नाक से लकीरें निकलवाता है, और ये $35-36 अरब है जो हमें इस मुश्किल से निकालता है। अब आइंदा क्या होगा और इसका हल क्या है, ये आज के प्रोग्राम में हम डिस्कस करेंगे। लेकिन साइड पे एक पैरेलल जिसके बगैर ये इकॉनमी स्टेबल नहीं हो सकती, वो पाकिस्तान की इंटरनल पॉलिटिकल सिचुएशन है। उसमें कोई बेहतरी नहीं है। वो अदम इत्मीनान से मैंने मिसाल शुरू की थी, तो अदम इत्मीनान से पाकिस्तान में सियासी फ़िज़ा में अदम इस्तेहकाम का एक माहौल शुरू हुआ था, वो अभी तक कंटिन्यू कर रहा है। वो क्राइसिस ज़्यादा बढ़ गया जब 9 मई के वाक़यात हुए, उसके बाद उसमें तेज़ी आई। फिर 8 फरवरी के इंतखाबात के बाद PTI ने कहा कि ये 45 और 47 फार्म टेम्परिंग करके ये मौजूदा हुकूमत बनी है, इनके पास तो वो ड्यू मैंडेट है ही नहीं है जो होना चाहिए। तो अभी तक वो सूरत हाल संभली नहीं है। पिछले दौरे हुकूमत में जब PTI हुकूमत में थी तो पीपल्स पार्टी और PMLN तमाम इनकी टॉप टियर जो थी, बशमूल नवाज़ शरीफ, बशमूल मरियम नवाज़, बशमूल आसिफ अली जरदारी, फरियाल तालपुर एंड अदर लीडिंग लीडर्स, वो सारे जेलों में बंद थे। और अभी वही सूरत हाल जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ है। इमरान खान भी जेल में है, शाह महमूद कुरैशी भी जेल में है, और बाकी इनके लीडर्स कभी एक थाने एक अदालत, कभी दूसरे थाने और दूसरी अदालत, सबके साथ यही सूरत हाल है। तो हम जब तक इस पॉलिटिकल क्राइसिस को नहीं संभालेंगे तब तक इकनॉमिक स्टेबिलिटी का ख्वाब जो है वो शर्मिंदा तबीर उसका होना काफ़ी मुश्किल है। ये दोनों चीज़ें मिल के चलती हैं।
सियासी इस्तेहकाम हो तो इकॉनमी चलती है, इकॉनमी चल रही हो तो उसको पॉलिटिकल सिचुएशन को भी वो स्ट्रेंथन करती है जो भी सिटिंग गवर्नमेंट हो। तो हमारे साथ जो आज शुरका है इस्लामाबाद स्टूडियो, बैरिस्टर उमैर नियाजी साहब हैं पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ से, बैरिस्टर अकील मलिक हैं स्टेट मिनिस्टर हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से, और कमर ज़मान कायरा साहब हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से। सबको खुश आमदीद कहते हैं प्रोग्राम में। कायरा साहब आपसे स्टार्ट करते हैं, तजर्बे में आप सबसे इनसे सीनियर हैं तो आप ही से सबसे पहले तबसरा लेंगे। हुकूमत अगर नंबर्स बताए कि हमने ये रिजर्व से ये कर लिया, इन्फ्लेशन ये था, ये कर लिए, बाद चीज़ें देख के नंबर अच्छा लगता है, लेकिन जब हम लोगों से मैं जाके उनकी राय जानने की कोशिश करें तो काफ़ी कड़वा किस्म का रद्द-ए-अमल मिलता है जो पिछले 2-3 सालों से उसमें कंटिन्यूटी है, कमी नहीं आई, लोगों की ज़िंदगियों में वो आसानी नहीं पैदा कर सके हम। दुनिया का कोई निज़ाम ऐसा नहीं है जो 6 महीने के अंदर अंदर आपको ऐसी तब्दीलियाँ दे दे कि वो मुआशरे को एट लार्ज सहूलतें दे दे। और ये आपके निज़ाम की कमज़ोरी है, जिस तरह आपने अपने इंट्रो में भी कहा, सियासी कमज़ोरी भी है और मुआशी कमज़ोरी भी है, और इन्हितात बहरहाल बहुत बड़ा है और इसमें कोई शक नहीं। महंगाई एक ऐसा फैक्टर है जो इंटरनल एक्सटर्नल दोनों फैक्टर्स के साथ मिलकर चल रहा है। और किसी गवर्नमेंट को, क्योंकि इस गवर्नमेंट की अभी जजमेंट जो है 6-7 महीने की है, क्योंकि बजट से ऑनवर्ड देखना है ना, बजट से पहले वाला तो पिछली गवर्नमेंट का बजट था और उनके वो भी तो यही गवर्नमेंट ये नहीं थी, वो केयर टेकर गवर्नमेंट थी और केयर टेकर गवर्नमेंट सारी इनकी नहीं थी, जो फेयर है बात। तो इस गवर्नमेंट को तो 8 महीने हैं तकरीबन, तो 8 महीने में अगर आपने देखना है तो आपने सिर्फ उसकी सिमतें देखनी है। खैर ये आप बहुत सिंपथेटिक इनको दे रहे हैं, एक मार्जिन दे रहे हैं। पहले पीडीएम में भी शहबाज शरीफ साहब थे, फिर केयर टेकर भी आप दोनों की आशीर्वाद से बनी पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन की, और उसके बाद अब शहबाज साहब की हुकूमत है और आपकी मदद से चल रही है। आप जानते हैं वो आशीर्वाद हमारी कितनी थी और कैसे बनी, और उसके बजट कैसे बने, उसके अहदाफ कैसे थे, वो कितना अरसा चली, वो एक अलग बहस है, उसमें मैं नहीं जाना चाहता। मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूँ कि सारा इनका नहीं है, वो पिछली गवर्नमेंट का बजट था। 8 महीने का बजट इनका है, और इस 8 महीने के अंदर अगर देखना हो तो जो अहदाफ आज उन्होंने बयान किए वज़ीर आज़म ने, अगर उसको इस एंगल से देखा जाए कि हाँ ये एक सेहतमंद अमकान है बेहतरी की तरफ जाने का, या कुछ अशारिये हैं बेहतरी की तरफ जाने के, दूसरी एंगल से तरफ से देखा जाए तो आवाम को ये अभी तक उसके समरात नहीं पहुँचे। अगर हम कहते हैं कि इन्फ्लेशन जो है वो सिंगल डिजिट में आई है और बहुत कम हुई है, तो इसका मतलब सिर्फ ये है कि महंगाई बढ़ने की रफ्तार कम हुई है, महंगाई कम नहीं हुई। जिस रफ्तार से महंगाई बढ़ रही थी अब उस रफ्तार से नहीं बढ़ रही। उसके लोगों को तो तब रिलीफ फील होगा ना जब महंगाई में कमी होगी। अब सवाल ये है कि रेमिटेंसेज बेहतर हुई हैं, गवर्नमेंट ने रेवेन्यू में बेहतरी की है, और 1 साल के अंदर उन्होंने कुछ ऐसे फैसले भी किए हैं जो कि मुश्किल थे फैसले थे, अनपॉपुलर फैसले थे। मतलब बिजली के रेट बढ़ाए, सब्सिडीज़ ख़त्म की, और बहुत सारे ऐसे इकदाम जिससे लोगों की ज़िंदगी में तकालीफ बढ़ी। और जब गवर्नमेंट को पहले ही बहुत सारे चैलेंजेस हों, उस वक्त ये फैसले करना बड़ा मुश्किल काम होता है। और ये बात भी दुरुस्त है कि पीडीएम हो या उससे पहले हुकूमत हो या उससे पहले हुकूमत हो या ये हुकूमत हो, लेकिन जब ये गवर्नमेंट आई तो उस वक्त इकॉनमी को शदीद चैलेंजेस थे और हम डिफ़ॉल्ट के बिल्कुल सर पे खड़े थे। और वो डिफ़ॉल्ट की सूरत हाल को अगर अवॉइड किया गया तो जो IMF की शराइत थी वो मानी गई, लेकिन उसके कुछ समरात आए, इंटरनल एक्सटर्नल इंडिकेटर्स उससे बेहतर हुए हैं। अगर ये कहा जाए कि ये सब बड़े तसल्ली बख्श है तो ऐसा नहीं है। आप कितने मार्जिन देते हैं? 10 में से कितने नंबर देते हैं? 10 में से 2 नंबर दे दीजिए, लेकिन 2 नंबर बहुत बड़े नंबर होंगे, इसलिए कि 10 में से 10 तो कोई गवर्नमेंट शायद 5 साल में। आप 10 में से 2 नंबर दे रहे हैं। मैं 10 में से 2 नंबर भी दे दूं, लेकिन ये प्रॉपर नहीं है 2 नंबर देना, लेकिन 2 नंबर भी दे दूं तो ये है कि गवर्नमेंट की सिमत एक सीधी नजर आती है। एक स्कोर कार्ड रख लें ना, आउट ऑफ 10 आप कितना देते हैं? 10 इज द बेस्ट, आप कितने देते हैं? सर 8 महीने का अगर आपने करना हो तो मैं उसको 5 भी दे दूंगा, लेकिन 2 नंबर दे दीजिए, क्योंकि 8 महीने गेज नहीं है सही। बैरिस्टर वकील साहब आप फरमाइए, आपकी तो अपनी हुकूमत है, आपके दावे क्या हैं सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत बहुत शुक्रिया नदीम मलिक साहब। देखें, इन्होंने बड़ा एक बैलेंस तरीके से, और मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कायरे साहब का कि बिल्कुल उन्होंने हकीकत मबनी बात की। ये कोई ऐसा व्यू तो नहीं है जो PTI पेंट करती है या PTI बताती है। PTI तो हमेशा एक प्रोपेगेंडा, मैं माज़रत के साथ कहूँगा क्योंकि उमैर नियाज़ी साहब मेरे भाई हैं और प्रोपेगेंडा की मशीन है PTI वाले, और जो काम हम अच्छा भी कर रहे हो, जो कि इन्होंने अप्रिशिएट किया, इन्होंने कहा बिल्कुल सिमत दुरुस्त है और मुस्बत तरीके पे जो है या मुस्बत सिमत में जो है हुकूमत इक़दामात जो उठाए, और वाक़तन ये 1 साल में बड़े मुश्किल फ़ैसले थे। लेकिन एक बात से मैं ज़रूर इख्तलाफ करूँगा कि सब्सिडी हमने दी, आपको याद होगा 200 यूनिट या 200 से कम जो इस्तेमाल करते थे हम, तमाम MNA से जो डेवलपमेंट फ़ंड था वो वज़ीर आज़म साहब ने लिया, और उसमें जो बिजली के बिलों में रिलीफ था वो फराहम किया।
इसी तरह बिजली की कीमतों में भी कमी आई और आज आपने भी कवर किया होगा, देखा होगा, टीवी पे भी चला कि जो वज़ीरे बिजली हैं वो उन्होंने बिल्कुल पावर के जो वज़ीर हैं उन्होंने कहा कि ये 11 रुपये जो है 11 रुपये समथिंग कम हुआ है इंडस्ट्री के लिए और मुख्तलिफ चीज़ों में उन्होंने बताया कि कितने रुपए कमी हुई, 2 रुपये 60 पैसे कमी हुई है घरेलू सार्फिन, और वक्तन फ़क्तन चले वो बढ़ते भी रहे, कम भी होते रहे। अभी जो हम कर रहे हैं वो बिजली की कीमतों में जो IPPs के साथ रीनेगोशिएट किया और उसका समर जो है वो अवाम तक भी पहुंच रहा है, तो ये तमाम तर चीज़ें जो है हम वो कर रहे हैं। अब तरसीलात ज़र की अगर आपने बात की, बिल्कुल आपने खुद एदाद शुमार दे दिए, मैं उसको क्या रिपीट करूँ। आप इन्फ्लेशन के ऊपर अगर बात करें, इन्फ्लेशन इस महीने की 1.5% पे आ चुकी है। तो मतलब ये तमाम तर चीज़ें वो हैं जो कोई हम झूठ तो नहीं बोल रहे, हम तो असल हकायक वही हैं जो वज़ीर आज़म ने आज बताए हैं, जो तमाम तर काबीना के सामने रखे गए, जो इवन के एक्सेप्ट करते हैं हमारे इत्तेहादी भी। अब मुखालफिन ना करें तो एक अलग बात है, लेकिन बरकैफ मैं ये ज़रूर कहूँगा कि अभी मेहनत की बेतहाशा और ज़रूरत है। स्टेबिलिटी आपने जो बात की, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, मैं इस बात का कायल नहीं हूँ कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी और इकोनॉमिक स्टेबिलिटी का कोई डायरेक्ट नेक्सस है। जितनी हुकूमतें आई, चाहे वो पीपल्स पार्टी की हो, चाहे इससे पहले PTI की हो, चाहे हमारी हो, उन तमाम हुकूमतों में एहतजाज भी रहा है, उन तमाम हुकूमतों में इसीलिए तो धरने भी रहे हैं। नहीं, इकोनॉमी सीधी होती तो हम आगे निकल गए। आप मुझे बताएं कि आगे निकले थे ना, इसी जिस मोड़ पे अभी हम अल्हम्दुलिल्लाह 1 साल के पीरियड में वापस दोबारा इत्तेहादियों के साथ मिलके पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून लेड हुकूमत जहां पे अभी दोबारा टेक ऑफ वाली पोजीशन पे लेके आई है, यही पोजीशन और इससे बहुत बेहतर पोजीशन थी धरनों की सियासत से बैरिस्टर पहले। साहब, इसको टेक ऑफ मत कहिए, आप ये कहिए कि हम ये नीचे लुढ़कती जा रही थी, हमने इसको नीचे लुढ़कने से रोक दिया एक जगह पे और गिरेगी नहीं नीचे। शुक्रिया, ये टेक ऑफ नहीं है, ये तो कम से कम एग्री किया आपने, ये तो एग्री किया माजरत के साथ। एक तो अपोजिशन बिल्कुल कभी भी अप्रिशिएट नहीं करती, ना हम अपोजिशन में अप्रिशिएट करते हैं, ना आप करते हैं, ना ये करेंगे। तो इस अमल से तो हमें बाहर निकल कर सोचने की ज़रूरत है। अपोजिशन ने कभी अप्रिशिएट नहीं किया, ये बदकिस्मती है। लेकिन दूसरी बात ये भी है, पहाड़ से पत्थर लुढ़क जाए तो पहले आप उसकी रफ्तार कम करते हैं, फिर उसको रोकते हैं, फिर वापसी का सफ़र शुरू होता है। तो अगर ये रोकने में कामयाब हुए हैं या उसको स्लो करने में, तो ये दुरुस्त सिमती है। बैरिस्टर उमैर साहब से पूछे जनाब। उमैर न्याजी साहब, हम कोई 35 साल से कम मैं इस प्रोफेशन में हूँ, तो हम दोराहे पे कहते हैं, हर साल के बाद हम एक दोराहे पे खड़े हैं, ये काम कर लिया तो बच जाएंगे, ये कर लिया तो डूब जाएंगे। वो हमारा दोराहा ना कभी ख़त्म ही नहीं हुआ। हर साल 2 साल के बाद उम्मीद बनती है कि नहीं अब बेहतरी की जानब जाने लगे हैं, फिर एक नया क्राइसिस नीचे डबो देता है। अभी क्या बेहतरी वाली जानब आ गए हैं या अभी भी वो दोराहा ही सामने नज़र आ रहा है? देखिए, मेहनत की इन्होंने बात की, अगर मेहनत आप आनिया जानियों को कहते हैं तो फिर तो ये बहुत मेहनत कर रहे हैं। अगर सीरियस सेंस में अगर बात करें, आपने बात की कि 10 रुपये वाला पेट्रोल वाली हमने एक गलत डिसीजन ली। देखिए, उसके बाद इन्होंने फॉलोअप में क्या किया, डॉलर को 4 महीने किसने फिक्स रखा? इन्फ्लेशन तो उसकी वजह से ही, इमरान खान तो अप्रैल 2022 से चला गया। जो 35% का इन्फ्लेशन का तोहफा क्यों मिला कि पॉलिटिकल गवर्नमेंट ने अपने पैरों पे खड़े होकर डिसीजन नहीं लिया। अगर वो डॉलर को फ्री फ्लो में रखती, ठीक है ना, मार्केट फोर्सेस को प्ले में रहने देते, तो कभी भी इस तरह का हिजान मार्केट में ना पैदा होता। और फिर अल्टीमेटली आपने देखा कि उसने 280 का भी बैरियर क्रॉस किया, 300 से ऊपर चला गया, 300 वो बैरियर क्रॉस किया। 278 फिर उसके बाद क्या हुआ, देखें इन्फ्लेशन आज तो ये कह रहे हैं कि जी 1.5% पे हो गया। देखें, इमरान खान को गए 3 साल हो गए, 3 साल में क्या आपने इस अवाम की बाइंग पावर का अंदाज़ा लगाया? वो तो वहीं खड़े हैं, वो तो 3 साल वाली पहली पोजीशन में खड़े हैं। पिछले 1 साल 35% इन्फ्लेशन, 22%, अभी अगर सिंगल डिजिट में भी है, एवरेज आउट कर लें, जिसके पास 100 रुपया उस वक्त था, आज भी उसे वो 100 रुपया ही मिल रहा है, उसको इजाफी पैसे नहीं मिल रहे, उसकी तो वैल्यू कॉन्ट्रैक्ट हो गई है। देखें अल्टीमेटली हो क्या रहा है, आपकी इकोनॉमी का साइज़ श्रिंक हो गया है, आपकी लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग नेगेटिव में चली गई। एग्रीकल्चर जो 6% पे ग्रोथ कर रहा था, आपके एक गलत फैसले ने, जो आपने यूक्रेन से गलत गंदम मंगाई, $1 बिलियन के चूने की वजह से क्या हुआ, आज एग्रीकल्चर भी नेगेटिव में है। आज आप गंदम की जो सूरत हाल देख रहे हैं बड़ी एक ख़तरनाक है कि एक शॉर्टफॉल की, कॉटन की भी। और कॉटन का क्या हो रहा है, कॉटन आप अपने लोकल मैन्युफैक्चरर को जो बेसिकली जिनर्स हैं उन पर 15% GST लगा रहे हैं। कौन अक्लमंद इन्हें एडवाइस कर रहा है? जो अफगानिस्तान से प्रोसेस होकर आ रही है उस पर कोई टैक्स नहीं है।
तो किसने लोकल किसने ख़रीदनी है? आज आप जिनिंग इंडस्ट्री में जाके देख लें, कॉटन के ढेर लगे हुए हैं, उनसे कोई ख़रीदने वाला नहीं है। तो अल्टीमेटली पैसा इस मईशत में फंस गया है। जब तक पैसा रोल नहीं होगा तो लोगों को कमाई किस तरह से होगी? बात है कि साइकिल रुक गया है। ये इस वक्त पोजीशन इस तरह की ये कह रहे हैं कि स्टेबल कर लिया है। भाई स्टेबल किस तरह से? अभी डिमांड ड्रिवन तो है ही नहीं। जिस दिन आप आज इन्हें के इंटरेस्ट रेट सिंगल डिजिट में ले आए 5-6%, इनसे फिर इन्फ्लेशन नहीं संभाली जाएगी, क्योंकि ग्रोथ में जब दोबारा से डिमांड क्रिएट होगी, लोग चीज़ें खरीद, कारोबारी हजरात पैसा फेंकना शुरू कर देंगे, ये चीज़ स्पाइरल आउट हो जाएगी। तो अभी करें क्या, ये बताएं ना। आपने कहा कि वो कॉटन का भी क्राइसिस है, आपने कहा वीट का भी क्राइसिस है, वीट के टेकर दौर में इंपोर्ट हुई। अपनी स्ट्रेंथ पे खेलना पड़ेगा। देखिए स्ट्रेंथ है इनका एग्रीकल्चर, इन्हें समझना पड़ेगा। शॉर्ट टर्म में फार्मर को फैसिलिटेट करें। देखें $1 बिलियन की अगर गंदम खरीद सकते हैं, क्या $1 बिलियन की सब्सिडी फार्मर्स को नहीं दी जा सकती? $1 बिलियन आपने अभी लफ्ज़ इस्तेमाल किया था, चूना लगाया। वो चूना किसने लगाया? देखें केयर टेकर ने लगाया, मगर इनकी जुर्रत नहीं है उनका एहतसाब करने की। मसला ये है ना, देखें जिसने इलेक्शन में चोरी में मदद की हो, कोई उस पर हाथ डालेगा? देखिए इतना बड़ा स्कैंडल है, कोई उस पर बोल नहीं रहा। वो ना गंदम खाने के काबिल है, आज भी वो पास्को के और इनके गोदामों में पड़ी हुई है। आपकी सारी फ्लावर मिलों ने मार्केट से गंदम उठाई है, किसी ने उस गंदम को ख़रीदने की जो है ना नहीं कोशिश की। कायरा साहब इसके ऊपर एग्रीकल्चरल जो बैकग्राउंड है तो आप बेहतर रोशनी डाल सकते हैं। मुझे सही उसमें तो चूना लगाया गया? मुझे पूरा पता तो नहीं है, लेकिन ये बात अपनी जगह दुरुस्त है कि जब ये गंदम आई तो जब ये सौदे हुए तो पाकिस्तान की अपनी गंदम आने वाली थी, और उस वक्त बम्पर क्रॉप फोरकास्ट थी, और जितनी गंदम मंगवाई की उसकी ज़रूरत नहीं थी। 28 मिलियन टन मेरे ख्याल उस साल पाकिस्तान में फसल पैदा 32 मिलियन अभी आज की एक्सपेक्टेड ये था। और ये बात दुरुस्त है कि इसके ऊपर तमाम लोगों का इत्तेफाक हुआ कि यार ये गलत गंदम मंगवाई गई, जितनी मंगवाई गई उतनी नहीं चाहिए थी। आपके यहाँ ना ये एक और भी होता है कि लेकिन सर इसके ऊपर कोई जायजा नहीं लिया गया? जायजा लेना चाहिए, होती है लेना चाहिए। लेकिन नदीम साहब एक चीज़ होती है, मैं ये नहीं कह रहा कि उसमें कुछ नहीं हुआ, उसमें हुआ, लेकिन और ये भी हुआ है कि वो गंदम मंगवाई गई, फिर उस गंदम की रिलीज नहीं की गई। फेडरल गवर्नमेंट ने अपनी गंदम रिलीज नहीं की। वो जो गंदम बाहर से आई थी वो गंदम पहले महंगे दामों बिची, मार्केट में बेची गई, वहां से भी गंदम के ऊपर पैसे कमाए गए। वो एक बड़ा स्कैंडल है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन सर उसमें अगर लोगों ने $1 बिलियन की गंदम, मुझे नहीं पता उसके बारे में, तो जी देखे ना 300 अरब का कुछ तो हिसाब किताब होना चाहिए। मुझे बिल्कुल नहीं पता कि वो कितना है। लेकिन सर अभी एक और क्राइसिस है, इसके ऊपर बहुत सारे लोग शुगर की कीमतों के ऊपर रोजाना टीवी चैनल्स खबरें चला रहे हैं कि इतने रुपए कीमत बढ़ गई है पिछले 4 से 6 हफ्तों के दौरान। 3 दफ़ा इन्होंने एक्सपोर्ट की इजाज़त दी है मौजूदा हुकूमत ने, और अगर पता है कि रमज़ान आ रहा है और 35-40 रुपए की कीमत पर केजी ऊपर जा सकती है, तो हमने एक्सपोर्ट क्यों करने दी? किसने पैसा कमाया उसमें से? नदीम साहब वैसे एक मैं गुजारिश करूँ, मैंने जब हमारी हुकूमत थी ना उस वक्त भी ये एक स्कैंडल हुआ था, मैंने उस वक्त भी गुजारिश की थी और मुझे लोगों ने बड़ा एतराज़ किया था मुझ पर कि यार ये तो इसका मतलब है, कहते हो आज कहोगे चीनी कम खाओ, फिर कहोगे रोटी कम खाओ, फिर कहोगे चाय कम पियो, ये कोई तरीका है? भाई यार खुदा का खौफ करो, गंदम खाए बगैर तो गुजारा नहीं, चावल खाए बगैर तो गुजारा नहीं, कम खा के चीनी गुजारा हो सकता है ना? पाकिस्तानी कौम के आगे हाथ बांधिए, खुदा के लिए ये बीमारी है चीनी, इसको खाने में थोड़ा कम कर लें। इन सरमायादारों को थप्पड़ मार के इनको जवाब दें कि तुम अगर इसको महंगा बेचते हो हम नहीं खरीदते इसको, इसकी कंजम्पशन कम कर दें, ये मरेंगे खुद। सर वाइट रिफाइंड शुगर जो है ना उसको कैंसर कहते हैं, मैं वहां तक इत्तेफाक करता हूं आपसे, लेकिन कह रहा हूं आप 3 दफा एक्सपोर्ट की इजाजत दे रहे हैं डोमेस्टिक मार्केट को इग्नोर करते हुए। उसको तो इसके ऊपर तो ये भी एक कैंसर है, इसका भी तो कोई जवाब दे। तो कैलकुलेट होना चाहिए ना। अगर तो मार्केट में नॉन अवेलेबल, कल भी प्राइम मिनिस्टर साहब ने लाहौर में एक मीटिंग रखी थी जो मैंने देखी टीवी पे कवर हुई, और उसमें उन्होंने कहा जी वाफर स्टॉक है, अगर वाफर स्टॉक है तो महंगी क्यों हुई है? ये बात दुरुस्त है आपकी। मैं तो ये कह रहा हूं कि एक तो गवर्नमेंट की नेग्लिजेंस है, कमजोरी है, कुछ है, गलती है अपनी जगह, लेकिन पाकिस्तान के लोगों को आप भी कहें, मैं भी कहता हूं, सब लोग कहें मिलकर कि खुदारा ये गंदम का जो चीनी माफिया जो है ये हर साल आपके साथ गेम खेलता है, आपके पैसे लूटता है। क्यों नहीं हम एक दफा ये फैसला करते कि मैं आज से आधी चीनी खाऊंगा, आधी चीनी खाने से इन सरमायादारों की चीखें ना निकलेगी तो मुझे बताइएगा। सर बैरिस्टर वकील साहब एक काम करें, ये जितने पाकिस्तान में हलवाइयों की दुकानें हैं ना, मिठाइयों वाली दुकानें हैं, इनके ऊपर कोई 25-30% का GST आयद करें। ये सच कह रहे हैं, ये जहर है जो हम लोग खाते हैं, लेकिन हम एडिक्ट हो गए इतनी चीनी खाने के। नहीं, बात तो बिल्कुल दुरुस्त है, और बिल्कुल वज़ीर आज़म साहब ने नोटिस लिया है इन तमाम तर चीज़ों पे। आपने देखा होगा वज़ीर आज़म साहब तो पहले अपनी हुकूमत से पूछे एक्सपोर्ट करने की इजाज़त क्यों दी है? नहीं, वो भी आपके सामने अगर वाफिर मकदार में है तो फिर एक्सपोर्ट तो कर सकते हैं। वाफिर होती तो फिर कीमत आना चढ़ती है। देखिए होर्डर्स
अब रमज़ान का महीना आया है, मैं बसात एहतराम ये कहूँगा कि ये सर हमारी से कीमत चढ़ रही है माजत के साथ, ये रमज़ान अभी शुरू हुआ है, रमज़ान आ तो रहा था ना, तो फिर एक्सपोर्ट की इजाज़त नहीं देनी चाहिए। तो देखिए मैं इनकॉम्पिटेंस और करप्शन नहीं होती, आपने करना है ना, फिर होल्डर्स पे क्रैकडाउन भी आपने होल्डर्स पे क्रैकडाउन हो रहा है और वो शुरू हो गया है। वजीर आला ने नोटिस ले लिया है, मैं आपको ये बता सकता हूँ, वजीर आजम ने भी नोटिस ले लिया। बाबर वान साहब का एक शेर जो है ना, ये नोटिस के ऊपर बहुत अच्छा है कि नोटिस मिला कख ना हिलिया, ये कख नहीं हिलता। नहीं, उस पर नोटिस ले लिया और उनके खिलाफ जो कार्रवाई है वो अमल में लाई जा रही है। बिलखुसूस जो कीमतों की अशाए खुर्दनोश की कीमतों में रमज़ान बाज़ारों में या अदरवाइज़ जो रमज़ान के महीने में जो दुकानदार हैं या जो ताजिर हैं वो अपनी कीमतों में अगर इजाफा कर रहे हैं, तो कल भी मैंने इस चीज़ का जिक्र किया और आज नोटिस उन्होंने लिया हुआ है ऑलरेडी। वो कोई किसी को स्पेयर नहीं कर रहे। बैरिस्टर मैं सर पीटीआई के दौर में ये कमाल हुआ था, शुगर की करप्शन हुई, शुगर की एक्सपोर्ट की इजाज़त दी, क्राइसिस बढ़ा, फिर पंजाब को मसे सब्सिडी भी दिलवाई, वो क्राइसिस हमारे सामने है कि क्या क्या हुआ, नालायकी भी थी और करप्शन भी थी। वीट को एक्सपोर्ट भी किया और इंपोर्ट भी किया सेम क्रॉप के अंदर, वो भी एक करप्शन की बदतरीन मिसाल थी, पीटीआई के दौर में हुआ। लेकिन ये हर 2-3 साल के बाद ये फिनोमेना दोहराया जाता है, ख़ासतौर पर शुगर का। अभी भी हुआ है, ये तो नहीं मानेंगे, डिफेंड करेंगे, लेकिन अभी भी हुआ है। देखिए शुगर वाला बिल्कुल एक माफिया है। देखिए इस पर अगर हाथ भी डाला तो खान साहब के दौर में ही डाला। अगर आप देखें सीपीआर पे पेमेंट्स अगर ऑनलाइन हुई तो पीटीआई ने दिलवाई। अगर आज भी चेक कर लें, पिछले साल की ज़िम्मेदारों को गन्ने की पेमेंट नहीं हुई। और आज भी क्या होता है, अगर गन्ने के आप किसान का साइकिल ऑब्जर्व करें, ट्रॉली जाती है, उस पर कटौती डाली जाती है नॉन वैरायटी करके। भाई अगर आपको पता है कि ये नॉन वैरायटी, आप पहले से बताओ, किसान वो सो ही ना करे, जानबूझ के इस तरह के टीके लगाए जाते हैं। पिछले साल की भी पेमेंट नहीं, इस साल की पेमेंट के लिए जलील कर रहे हैं, तो किसान बेचारा जाएगा किधर। देखें ओवरऑल इस मईशत में अगर शॉर्ट टर्म आप बात कर रहे हैं ना, ट्रिकल डाउन इफेक्ट मिलना है, तो आपकी 70% आबादी इस वक्त देहातों में बैठी है। देहातों में खुशहाली आएगी तो ये मामलात संभलेंगे। आप कहें आप बेशक कॉर्पोरेट फार्मिंग करें, उस तरफ आपका फोकस होगा, मगर आप जो IMF के कहने पे खाली आपका फोकस ये है कि एग्रीकल्चर को हम टैक्स नेट में ले आए, भाई पहले उनकी इनकम को तो इंश्योर करें। इनकम किस तरह से इंश्योर होगी कि मिडल मैन निकलेगा और यूरिया और DAP ये सस्ते रेटों पे मिलेगी, किसान को प्रॉपर बीज मिलेगा, बीज वाली कंपनियों का प्रॉपर ऑडिट हो, ये नहीं कि चाइना से जो चीज़। शुगर वाला क्राइसिस क्यों शुरू हुआ, कीमतें क्यों चढ़ी? इसमें मिली भगत होती है। देखिए सरप्लस है उनकी, तो पिछले साल की चीनी नहीं बिकी हुई थी। मतलब वज़ीर आज़म से कुछ दिन पहले हम लोग एक मीटिंग में थे, तो उन्होंने कहा कि इस साल वो पहला साल है कि अफगानिस्तान चीनी स्मगल नहीं हुई, बल्कि हमने एक्सपोर्ट करके $231 मिलियन कमाए। वो अच्छी स्टोरी है, लेकिन ये जो क्राइसिस कीमतों का पैदा कर लिया है, ये बुरी स्टोरी है। अभी तो चीनी की मिलें चल रही हैं, अभी कैसे शॉर्ट हो सकती है? खुद आप सोचें ना कि अभी तो ट्रॉलियां की ट्रॉलियां जा रही हैं मिलों के अंदर, चीनी तैयार हो रही है, शॉर्टफॉल तो हो ही नहीं सकती। ब्रेक लेने की हमारे साथ रहिएगा। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद कहते हैं। जहां हमने इकॉनमी की बात की, वहां सियासी सूरत हाल की भी बात करें तो इस साल का जो आगाज़ था उसका अगर एंड का पूरा एक सफ़र देखें कि मौजूदा हुकूमत ने एक साल को कैसे गुजारा, तो जो क्राइसिस, पॉलिटिकल क्राइसिस इस साल के शुरू में उनके सामने थे, साल के अख्ताम पे भी वो क्राइसिस वैसे के वैसे जूं के तूं मौजूद हैं। और जब तक ये पॉलिटिकल क्राइसिस को रिजॉल्व ना किया जाए मुस्तहकम तरीके से, पायदार तरीके से, या सस्टेनेबल ग्रोथ का तस्वुर मेरी ज़ाती राय में आसान नहीं होता। कोई मिरेकल तो हो सकता है, वैसे प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं होता। आपसे आगाज़ करूँगा बैरिस्टर साहब, क्योंकि आपने कहा था कि दोनों के लिंकेजेस नहीं हैं। जब आपने सस्टेनेबल ग्रोथ लेनी हो ना, इवन आपने स्टॉक मार्केट देखनी हो, फॉरेन इन्वेस्टमेंट देखनी हो, तो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी मैटर्स अ लॉट। हमारे यहाँ FDI नाम की चीज़ ही कोई नहीं है। आपकी रिमिटेंसेस ना हो तो हम लाइफलाइन जो है इस वक्त हमारी, वो भी डामाडोल हो कि हम सर्वाइव कैसे करेंगे। इन्वेस्टमेंट तब तक नहीं आएगी जब तक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी ना हो। क्या करेंगे इसके लिए? देखिए ये मैंने जो आपसे बात की, ये जो मैंने जिक्र किया था कि उसका मैं समझता हूँ कि डायरेक्ट नेक्सस नहीं है, और उसकी वजह है कि आपको कई माजी में जाके मसाले मिलती हैं। आप देखें कि 2014 माशाल्लाह से उस टाइम इकॉनमी कितनी फ्लरिश कर रही थी, बेहतरी की तरफ चीज़ें जा रही थी। पाकिस्तान जो है बिल्कुल अच्छे इकोनॉमिक फ्रंट पे उस टाइम खड़ा था, लेकिन फिर धरना हुआ, और धरने के हवाले से धरना तो कब से शुरू हुआ? 14-15 बहुत अच्छी सूरत हाल थी, लेकिन एक मिसाल जहन में, इस मिसाल को जहन में रखिएगा कि हम जब चाइना से इन्वेस्टमेंट लें ना, या किसी दोस्त सऊदी अरब मुल्क से लें, ये जो गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट हमारे रिलेशन है, ये उस तरह की प्राइवेट इन्वेस्टमेंट फ्लोज नहीं है। लेकिन प्राइवेट इन्वेस्टमेंट के हवाले से बात करूँ ना, ये प्राइवेट रेकोडेक का आज आपको $7-8 अरब चाहिए, आज आपने माइंस एंड मिनरल्स में देखा कि रेकोडेक वाला तमाम तर जो मामला चले, उसके पॉलिटिकल बैकग्राउंड में मैं नहीं जाता कि जो कुछ हुआ उन फॉरेन इन्वेस्टर्स के साथ, इशू तो यही है जो इवन एक के साथ नहीं किया, हमने बहुत सारों के साथ किया ना। तो यही बात है कि उनका जो कॉन्फिडेंस है
वो किस तरह बहाल होगा? वो इसी तरह बहाल होगा ना कि यहाँ पे अदालतें जो हैं वो बिल्कुल ठीक चलेंगी, यहाँ पे अदालतें स्टे ऑर्डर नहीं देंगी नाजायज़ किस्म के जिनसे उनकी इन्वेस्टमेंट जो है एट स्टेक लग जाए। अब आपने मुल्कों की बात की तो अज़रबैजान आप देखें, ताजिकिस्तान देखें, जो वज़ीर आज़म साहब गए वहाँ पे $2-2 बिलियन उन्होंने MOUs किए, और वो अभी तो बल्कि अज़रबैजान के हवाले से तो कमेटी भी वज़ीर आज़म साहब ने तश्कील दे दी है और डार साहब को टास्क किया है इसमें कि वो तमाम तर चीज़ें जो मटेरियलाइज करनी है इसमें उस पर तेजी से काम शुरू करें। और ये खाली MOUs की बात नहीं है, जो मीटिंग कर रहे हैं बिल्कुल, लेकिन वहां से प्राइवेट इन्वेस्टर्स और जो बिजनेसमैन की डेलीगेशंस यहां पे आए आपने इसलिए बनाई क्योंकि आपके जो दोस्त अरब मुल्क थे ना, वो अब आप हमारी हुकूमत के साथ भी डील नहीं थे करने पे तैयार। वो कहते थे रोज एग्रीमेंट करते हो, रोज वादा तोड़ देते हो, करके हमने खराब किया, ये रिकॉर्डिंग करके हमने खराब किया, IPPs करके हमने खराब किए, कोई दुनिया की कोई कचरा कंपनी थी उसको हमने खराब किया, कोई दुनिया की चीज़ नहीं हमने छोड़ी जिसको खराब नहीं किया। तो अब SIFC हमने इसलिए बनाई कि फौज गारंटी करे और अच्छा काम कि हम इसको ऑनर करेंगे एग्रीमेंट्स को। उसमें देखिए दोनों हुकूमत भी, हुकूमत वक्त और उसके साथ एस्टैब्लिशमेंट भी जो है वो डेफिनेटली SIFC के बट सर यू हैव लॉस्ट योर क्रेडिबिलिटी इन द इंटरनेशनल कम्युनिटी, ये उसकी मिसाल है। हमें वो बहाल करने में वक्त लग रहा है ना, वो कॉन्फिडेंस रीपोज या रीइंस्टॉल करने में हमें टाइम लग रहा है। वो क्यों लग रहा है? क्योंकि एट द whim ऑफ समवन्स विश हम जो है वो बिल्कुल उसमें हम कहते हैं कि जी नहीं 10 रुपए कम कर दो पेट्रोल की कीमत, IMF के साथ मुआहदा तोड़ दो। वो कहते हैं IMF के साथ तोड़ दिए तो हम क्या चीज़ हैं? सर ये मैं सब आप बताइए, जो सियासी इस्तेहकाम है वो क्या चाहिए, या PTI को अंदर बंद करके रखें, रोज़ जलसे जुलूस करते हैं, D चौक में आ जाते हैं, जान छुड़वाएं, उमैर साहब को भी पकड़ें, इनको भी डालें डाला में, तो बेहतर हो जाएगा मामला उससे। देखिए वो तो इंस्टेबिलिटी को फर्दर एग्रीवेट करेगा। देखिए स्टेबिलिटी लाने के लिए विल होनी चाहिए। अगर आप कहें ना कि जी डंडे का हर वक्त इस्तेमाल करना है तो उससे तो स्टेबिलिटी नहीं आएगी। लेकिन किसी मखसूस वक्त में कर लेना चाहिए डंडा। देखिए रियासत का वो मुस्कुरा रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान में क्राइसिस है, ना D चौक खाली होता है, ना फैजाबाद आपका खाली होता है, और ये कोई आपको हल चाहिए इन चीज़ों नहीं। देखिए लोग आते हैं, दुनिया में भी एहतजाज करने आते हैं। देखिए मिलियन मार्च जब लंदन में हुआ, मैं उसका खुद लंदन में था। देखिए होते हैं, देखिए एक आपको कल्चर डेवलप करना होता है। एक तरफ आते हैं 4 घंटे नहीं, हम पूरे सेंट्रल लंदन बड़े मौजूद तरीके से इंतजार करते हैं, आपको भी करना चाहिए वैसे। पूरे सेंट्रल लंदन में से होते हुए हाइड पार्क पहुंचे थे, कोई इस तरह से नहीं हुआ था कि जी एक मखसूस एरिया में था। होते हैं, थोड़ा सा बर्दाश्त होनी चाहिए। आप कोई गवर्नमेंट किसी के आने से बैठने से गिर नहीं जाती, ये अपनी एक परेशानी लाहक हो जाती है। और जिस तरह का भी गवर्नमेंट रिस्पांस दे प्रोटेस्टर को, वो जो है ना बंदे को बताता है कि यार 20 FIR हैं। आप पे कितनी FIR हैं? मेरे पे 18। माशाल्लाह, खुद बैरिस्टर हैं आप। हाँ जी। तो आपको तो दुश्वारी नहीं होगी। तो अगर किसी और बंदे पे हो जाए जिसका लॉ कानून से कोई वास्ता नहीं है, तो वो इतने वकील कहाँ से ढूंढेगा? तो यही प्रॉब्लम। वकील देखें, वकील से ज़्यादा मसला क्या है, वकील तो फिर भी मिल जाते हैं। देखें ILF कर रही है, फॉलो अप देते हैं, मुचलकों के लिए प्रॉब्लम आता है। एक बंदा है सवाबी का। आपने नवाज शरीफ और मरियम पे कितने मुकदमे कायम किए? देखिए हमने तो कोई नहीं कायम किया। जरदारी साहब, ये देख लें, ये इनके आपसी के मुकदमे थे, हमारे दौर में चलते रहे। हमारे दौर में अगर एडिशनल बता दें, को किस मुकदमे में आपने जेल में डाला? वो डाला था, उसकी डेथ थी, डेथ सेंटेंस। हाँ जी। तो अच्छी मिसाल थी? नहीं, बिल्कुल भी नहीं थी। अब इसका पता है आपको भी, कायरा साहब को भी पता सारी बातों का, लेकिन सर हम इन चीज़ों का जब तक हल नहीं ना ढूंढेंगे। मतलब ये हनीफ अब्बासी हैं पिंडी से, इलेक्शन की रात उनको उठा लिया था हमने एफिडेंट केस में, तो वो कोई तरीका भी तो होना चाहिए ना सर। सवाल ये है कि कोई दूसरी राय बिल्कुल नहीं हो सकती कि जी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी ना हो तो काम चलेगा। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी क्यों ज़रूरी है? क्योंकि आप जमहूरियत के तहत चलना चाहते हैं। मार्शल लॉ में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होती है। आप जमहूरियत नहीं कर रहे तो डंडा चला रहे होते हैं, तो चल रही होता है, बड़ा निज़ाम चल रहा होता है। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं होती, डंडा होता है। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी क्यों? आप क्या चाहते हैं, डंडा चले वो ठीक है? मैं और बात करने लगा हूँ। आपने जमहूरियत के तहत ही मुल्क को चलाना है, इसमें कोई शक नहीं है। मार्शल लॉ में 3 औकात हैं पाकिस्तानी हुकूमतों में। एक अयूब खान का दौर, जिसको कहा जाता है कि बड़ी उस वक्त पाकिस्तान में ग्रोथ हुई थी और इंडस्ट्रियलाइजेशन हुई थी, वह जनरल ज़िया के दौर में हुई थी और फिर जनरल मुशर्रफ के दौर में। एक कोल्ड वार का दौर है, जब आपको अमेरिका सीटों सेंटों में दाखिल करके और आपको रूस के खिलाफ बेसलेस लेके आपको इस्तेमाल कर रहा था और डॉलर इनफ्लो था, आपकी लोकल ग्रोथ नहीं थी। आपको दूसरा दौर आता है ज़ियाउल हक, अफगान वार है, उसमें डॉलर इनफ्लो है और आपकी लोकल चीज़ों को सपोर्ट की जा रही है। आपकी बहुत सारी गलतियों की तरफ नज़र बंद है। मुशर्रफ के दौर में फिर अफगान वार है और आप फिर उसी में पैसे कमा रहे हो, तो वो बड़ी आला मिसालें नहीं हैं। एक चीज़। दूसरी बात यह है कि ये बात दुरुस्त है कि जो एक इन्वेस्टमेंट है ना नदीम साहब, वो दुनिया के बदतरीन मुआशरों में भी जाती है।
अफगानिस्तान अंदर का थोड़ी, अफगानिस्तान में थोड़ी इन्वेस्टमेंट गई है, वहाँ तो हालात ही बड़े ख़राब हैं। अफ्रीका के अंदर थोड़ी इन्वेस्टमेंट गई है, बड़े हालात ख़राब है। सवाल यह है कि वहाँ रेट ऑफ इंटरेस्ट या रेट ऑफ रिटर्न क्या होता है। जहाँ हायर रेट ऑफ रिटर्न होगा वहाँ रिस्क बड़ा लेके इन्वेस्टर चला जाएगा। पाकिस्तान वो रिस्क नहीं ले सकता। हम एक ऐसा माशरा है, हमें इन्वेस्टमेंट चाहिए जहाँ पे लेसर इंटरेस्ट रेट हो, या जिसका रेट ऑफ रिटर्न कम पे भी वो आके इन्वेस्टमेंट करे। इसलिए आपको वो वहाँ आती है जहाँ पे सस्टेनेबल सिस्टम चल रहा होता है और वो अपनी इन्वेस्टमेंट करके जल्द रिकवर करने के चक्कर में ना हो। हमारे यहाँ तो जो इन्वेस्टर आएगा, हमारे अपने इन्वेस्टर की क्या सूरत है। पाकिस्तान का अपना सरमायादार जो है वो समझता है कि आज पैसा लगाओ, कल पूरा हो जाए, अगले साल दुगना हो जाए, मेरी इन्वेस्टमेंट निकल आए ताकि मैं सेफ हो जाऊं। यही बाहर से आने वाले इन्वेस्टर की कैफियत होती है। तो दुनिया के वो मुआशरे, यानी जो लेबनान में या इराक के अंदर जहां बुरे तरीन हालात थे, उस वक्त भी इन्वेस्टमेंट हो रही थी, क्योंकि वहाँ रेट ऑफ रिटर्न क्या था। रेट ऑफ रिटर्न यह था कि साल में आप दुगने तिगने पैसे आपके हो जाते थे। अगर रिस्क आया तो रिस्क भी कवर हो जाता था। हमें इसमें कोई दूसरी राय नहीं, लेकिन पॉलिटिकल स्टेबिलिटी कैसे आएगी, अब ये भी एक कम्प्लेक्स सूरत हाल है। एक तरफ कह रही है कि हम इस निज़ाम को बिल्कुल ना मानते हैं, ना चलने देना चाहते हैं, इसको ख़त्म करो और नए इलेक्शन कराओ, दिस इज़ द मिनिमम डिमांड। दूसरी तरफ वाले कह रहे हैं नहीं, हम तो बैठे हैं, हालात बड़े ख़राब हैं और बिल्कुल इलेक्शन नहीं हो सकते, जैसे इलेक्शन पहले होते थे ऐसे हुए हैं और आपके पास फोरम मौजूद है, आप आ जाइए। मीडिया के अंदर भी ये डिवीजन है, आपके यहाँ भी बहुत खौफनाक हद तक डिवीजन हो गई है। जिस तरह सियासतदानों में हुई है, अदालत में हुई है, बाकी जगहों पे हुई है, आपके यहाँ भी हो गई। आपके यहाँ भी ये हो गया कि बजाय इसके कुछ सीनियर वाइसेस चंद रह गई हैं आप जैसी, वरना आपके साथी हैं वो बैठे हुए बोल रहे होते हैं, पता होता है फलां चैनल का फलां एंकर जो वो किस जमात का है, वो किसको सपोर्ट करता है। ये बदकिस्मती है ना किसी माशरे। अब हमें चाहिए क्या? मैं तो बार बार कहता हूँ, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी लाने के लिए दोनों अतराफ को रिलैक्सेशन करनी है, अपने आप को सब्र का मुजाहरा करना है। हुकूमत को वो बातें जो वो मान सकती है अपोजिशन की माननी चाहिए, उनके लिए रास्ता पैदा करना चाहिए। अपोजिशन को शराइत नहीं रखनी चाहिए, मुज़ाकरात में एजेंडा रखना चाहिए और उसके ऊपर गुफ्तगू होनी चाहिए। ये बात नदीम साहब याद रखिए। अगर अपोजिशन ये चाहे कि हम, अपोजिशन क्या कह रही है कि हम पिछले इलेक्शन के चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं, पिछले इलेक्शन की चीज़ों को ठीक करके फ़र्ज़ करें आज हुकूमत कहती है कि ठीक है आपका मुतालबा आ गया, आप कहते हैं नया इंतखाब कराओ, नया इंतखाब कराना है, नए इंतखाब से पहले नया चीफ इलेक्शन कमिश्नर आ जाता है, ये मानेंगे? नया क्राइसिस नहीं मानेंगे, एक नया क्राइसिस शुरू हो जाए। ब्रेक आगे जी, पास हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। बैरिस्टर अकील साहब, जो ट्विटर है वो भी इसी एक साल का एक काफ़ी बड़ा तोहफ़ा है। 8 फरवरी के इंतखाबात का वक्त शुरू हुआ था, तो हम एक एरिया जिससे पैसे कमा सकते हैं वो आईटी और आईटी इनेबल्ड सर्विसेज का एरिया, और हम सबसे ज़्यादा जो कोशिश की है ना ख़राब करने की, इसी इलाके को की है। क्यों नहीं हम छोड़ देते, करने दें जो काम कर। देखें, एक तो आपने ट्विटर की मलिक साहब बात की, और दूसरा आज ही जो वज़ीर आईटी हैं उन्होंने बाकायदा से एक ब्रीफिंग दी काबीना के स्पेशल इजलास में, और आपके कई सहाफ़ी भाई भी वहाँ पे थे, बहनें भी वहाँ पे थीं सहाफ़ी बरादरी से। उन्होंने बताया कि किस तरह हमने अल्हम्दुलिल्लाह एक रिकॉर्ड नंबर ऑफ़ एक्सपोर्ट्स जो हैं आईटी में वो रीच। आप ये सोचें कि आप ट्विटर के साथ, ये जो इंटरनेट के साथ बंदिश ना कर रहे होते तो आप $19 अरब इजाफी कमा रहे होते। नहीं, देखें वो बात आपकी इंटरनेट की बंदिश की बात नहीं है, जहाँ ट्विटर की बात है ना, ट्विटर आप देखें तो हमने स्लो डाउन कर दिया। नहीं, आप पूरी ट्विटर की कोशिश की हमने 8 फरवरी से ऑनवर्ड कि ना चले। ये देखिए, हमने बिल्कुल जो है उसमें जो साइबर सिक्योरिटी के हवाले से बिल्कुल चीज़ें हमने जो आपकी फायर वॉल थी ना, वो ऐसी वॉल साबित हुई है जिससे बंदा सारी बेहतरी की तरफ लेके गए हैं चीज़ें, और दुनिया पूरी में होता है। मैं बल्कि टू बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, शायद आप एग्री ना करें इस बात से, मैं एक विजिट पे था, चाइना गया हुआ था और इलेक्शन से पहले, तो उनसे हमने कहा कि यहाँ पे ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स क्यों नहीं चलते। तो उन्होंने कहा आप घर के अंदर जो खिड़की है वहाँ पे आप खिड़की के अंदर ऊपर जाली लगा देते हैं ताकि मक्खियाँ, मच्छर और ऐसी कीड़े मकोड़े चीज़ें ना आएँ, अपने घर की आप प्रोटेक्शन करते हैं। सो ऑफ कोर्स हर मुल्क को हक है, यही दुबई में लगा हुआ है, यही दीगर ममालिक में भी लगा हुआ है, अमेरिका में भी देखें, दीगर ममालिक में भी देखें। मिसालें भी वहाँ हैं, वो भी ले सकते हैं। ज़रूरी है कि हमने नेट को बंद करने वाली नेट को बंद नहीं किया हुआ। अभी 5G का जहाँ तक है, इंशाल्लाह जल्द 5G वाले भी तमाम तर जो लवाजमात है वो पूरे हो जाएंगे। अगर उसको भी हमने बंद कर दिया फिर नहीं, हम उसको बंद नहीं करेंगे। ट्विटर जहाँ तक है, मेरी प्रिंसिपल आपकी ये डबल होती आईटी इनेबल्ड सर्विसेज की बरामद प्रिंसिपल पोजीशन है ट्विटर के ऊपर, क्योंकि आपने ट्विटर से शुरू किया। मैं ये कहता हूँ जी कि ट्विटर के ऊपर पाबंदी जो है उसकी मैं नहीं समझता कि कोई
खातिर खा हमें कोई फ़ायदा हुआ है, क्योंकि वो तो इसी तरह VPN लगा के लोग इस्तेमाल करें, बशमूल हमारे खुद जो हुकूमती अरकान हैं वो भी कर रहे हैं। बेशर साहब, ट्विटर बंद करके कोई आपके वो जो बच्चे गालियाँ निकालते थे हुकूमत को या तनकीद करते थे, एंकर्स को बहुत गालियाँ निकालते थे, उसमें कोई कमी आ गई है या और गालियाँ निकाल रहे हैं? देखिए, इस साल कानून का फोकस ही यही रहा, इस तरह ही की लेजिस्लेशन आई। अगर देखें, इन्होंने वैसे तो ब्लैंकेट बंद करने की कोशिश की, बाद में इन्हें ख्याल आया कि डिजिटल आइडेंटिटी पाकिस्तान एक्ट लाया जाए कि चीज़ों को स्ट्रीमलाइन करें, फिर पीका के ज़रिए, फिर जो पीसफुल राइट टू पीसफुल असेंबली एक्ट है, मतलब ये सारी लेजिस्लेशन किस लिए लाएगी? बेसिकली आपकी आइन से मुतसादिम लेजिस्लेशन लाएगी कि आइन जो आपको राइट दे रहा है उसे आप फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को आप कहें कि जी बाहर से कीड़े मकोड़े आ रहे हैं। भाई फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, आपको बात नहीं पसंद आ रही, आप बात का जवाब बात से दें। आपको बात झूठी लग रही है, आप स्लैंडर के केसेस करें, आप डेफेमेशन के केसेस करें, आप बंदों के खिलाफ हरजाने के ज़रिए रिकोर्स कर सकते हैं। आप चीज़ों को क्रिमिनलाइज करके या बंद करके वो कभी भी टारगेट नहीं अचीव कर सकते। चाहिए। और इसी तरीके से फेक न्यूज़ के जरिए ऑर्गेनाइज्ड अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी अपना एजेंडा परसू करे तो उसके ऊपर भी कोई कदगन होनी चाहिए। ये सारी पार्टियां कर रही हैं, लेकिन इस पे कदगन मौजूद है ना, तो उसके लिए लॉज मौजूद है, उसको करें। मगर इसके लिए ये तो मकसद नहीं कि आप पूरा जो है ना पिच ही उखाड़ दें कि कोई ना किसी को खेलने देंगे ना खेलने देंगे। बैरिस्टर उमैर नियाज़ी साहब, बैरिस्टर अकील मलिक साहब और कमर ज़बान कायरा साहब, आप सबका बहुत शुक्रिया। आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।